कभी कभी लोकतंत्र की पूरी ताकत, उसकी सारी कहानी एक बहुत छोटे से आंकड़े में सिमट जाती है। 16 वोट। जी हां, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के कांकेर विधानसभा क्षेत्र की, जहां 2023 का चुनाव एक ऐसे नतीजे पर पहुंचा जहां हार और जीत का फासला लगभग कुछ भी नहीं था। तो ये विश्लेषण सिर्फ एक चुनावी नतीजे का नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि जमीन पर कौन सी गहरी राजनीतिक और सामाजिक ताकतें काम कर रही हैं और कैसे डेटा हमें उस सच्चाई के और करीब ले जाता है। कांकेर ये एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, पर यह सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है। ये गोंड और हल्बा जैसे आदिवासी समुदायों की जमीन है। यहाँ की सियासत, यहाँ के लोगों की जमीन, जंगल और उनकी पहचान से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। 2023 का ये चुनाव सिर्फ पार्टियों का मुकाबला नहीं था। ये इस इलाके के बदलते समीकरणों, लोगों की उम्मीदों और उनकी रोज की मुश्किलों का एक आईना था। और जब नतीजा आया तो एक स्टैटिस्टिकल टाई जैसा था, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उस हैरान करने वाले नतीजे की बारीकियों को समझेंगे। फिर हम उन वजहों को खंगालेंगे जिनकी वजह से यह मुकाबला इतना कांटे का हुआ। इसके बाद हम पिछले 20 साल के चुनावी इतिहास में छिपे पैटर्न को देखेंगे। फिर हम संगठन की अंदरूनी ताकत और बाहरी माहौल का एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि यहां से आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, चौंकाने वाला नतीजा। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसे आंकड़ों की जुबान में स्टैटिस्टिकल टाई कहते हैं, यानी लगभग बराबरी का मुकाबला। सिर्फ 16 वोट। बस एक पल के लिए इस संख्या पर रुककर सोचिए। एक पूरी विधानसभा का भविष्य, लाखों लोगों की उम्मीदें सिर्फ 16 वोटों के एक मामूली से अंतर से तय हो गई। ये हमें लोकतंत्र की उस सबसे बुनियादी सच्चाई की याद दिलाता है, जहां हर एक वोट की अपनी आवाज होती है, अपनी कीमत होती है। चुनाव बड़ी बड़ी रैलियों से नहीं, बल्कि एक एक वोटर के भरोसे से जीते या हारे जाते हैं। इस स्लाइड पर जो आंकड़े हैं वो पूरी कहानी खुद ही कह देते हैं। बीजेपी को मिले 45.57% वोट और कांग्रेस को मिले 45.56% वोट। मतलब फर्क सिर्फ 0.01% का था। ये एक असाधारण नतीजा है जो ये दिखाता है कि वोटर दोनों बड़ी पार्टियों के बीच लगभग ठीक आधे आधे में बटे हुए थे। ये इस इलाके में एक गहरे राजनीतिक बंटवारे का साफ संकेत है, जहां किसी एक तरफ स्पष्ट जनादेश नहीं था। और देखिए, ये नतीजा वोटरों की बेरुखी की वजह से नहीं आया, बल्कि ठीक इसका उल्टा हुआ। कांकेर के लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान हुआ 81.6%, जो 2019 के राष्ट्रीय औसत 67.4% से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब साफ है कि लोग अपने मुद्दों को लेकर जागरूक थे और वो राजनीतिक प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल थे। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य सामने आते हैं। एक नागरिक होने के नाते अपनी राय रखना और पूरी जानकारी के साथ अपने मत का प्रयोग करना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हर व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है। तो अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर। आखिर ये मुकाबला इतना नजदीकी, इतना कांटे का हुआ क्यों? इसके पीछे कौन सी बड़ी वजह काम कर रही थी? इसे समझना भविष्य की किसी भी रणनीति के लिए बेहद जरूरी है। हमारे विश्लेषण में 3 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला, वोटों का एक बहुत बड़ा स्विंग होना। दूसरा, आदिवासी वोटों का बंटवारा। और तीसरा, कुछ खास वोटर समूहों, खास तौर पर युवाओं और महिलाओं के साथ एक तरह का डिस्कनेक्ट या कहिए कि जुड़ाव की कमी। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इस वोट स्विंग को देखिए। 2018 में कांग्रेस ने 51% से ज्यादा वोट शेयर के साथ एक बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन सिर्फ 5 साल में 2023 में यह आंकड़ा गिरकर लगभग 45.6% पर आ गया। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर करीब 9 परसेंटेज पॉइंट बढ़कर 45.6% के आसपास पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा और बहुत तेज बदलाव है जो दिखाता है कि पिछले 5 सालों में जमीनी हवा किस तरह बदली है। दूसरा अहम फैक्टर था आदिवासी वोटों का बंटवारा। ये डोनट चार्ट इसे बिल्कुल साफ दिखाता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही लगभग 45.6% वोट मिले, लेकिन करीब 9% वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी जीजीपी जैसी छोटी पार्टियों और दूसरे उम्मीदवारों को चले गए। यही 9% वोट निर्णायक साबित हुए, क्योंकि इन्होंने किसी भी एक बड़ी पार्टी को साफ बहुमत पाने से रोक दिया। और तीसरी वजह थी जमीनी मुद्दों से जुड़ाव में कमी। बेरोजगारी, जमीन और जंगल के अधिकार जैसे स्थानीय मुद्दे वोटरों के लिए सबसे ऊपर थे। ऐसा लगता है कि इन मुद्दों पर बीजेपी का जमीनी संपर्क और उनका संदेश कांग्रेस के संदेश से ज्यादा असरदार साबित हुआ। खासकर युवा और महिला वोटरों के बीच एक तरह का डिस्कनेक्ट महसूस किया गया, जो सत्ताधारी दल के लिए एक बड़ी कमजोरी बन गया।
अब इस विश्लेषण को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। 2023 का ये नतीजा कोई अकेली या अचानक हुई घटना नहीं है। ये कांकेर के 20 साल के चुनावी इतिहास में चल रहे एक लंबे पैटर्न का हिस्सा है। इस टाइमलाइन को देखिए। 2003 में बीजेपी यहां 55% वोट शेयर के साथ बहुत मजबूत थी। 2008 में ये फासला कम हुआ। 2013 में कांग्रेस ने 40% वोटों के साथ बढ़त बनाई, जो 2018 में 51% के अपने शिखर पर पहुंची। और फिर 2023 में हम वापस एक बराबरी के मुकाबले पर आ गए। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कांकेर की राजनीति कितनी डायनेमिक है। यहां के वोटर किसी भी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं और वो काम के आधार पर अपना मन बदलते रहें। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर आते हैं, जिसे हम अंदर बनाम बाहर की पड़ताल कहते हैं। इसमें हम किसी भी राजनीतिक दल के अंदरूनी संगठनात्मक स्वास्थ्य की तुलना बाहरी राजनीतिक माहौल की चुनौतियों और मौकों से करते हैं। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ पार्टी की अपनी ताकत है, जैसे कि एक अनुभवी आदिवासी नेता का चेहरा, लेकिन वहीं अंदरूनी कमजोरियां भी हैं, जैसे जमीन पर काम करने वाले वॉलंटियर्स का एक कमजोर नेटवर्क और डिजिटल मौजूदगी का लगभग ना होना। अब इसकी तुलना बाहरी माहौल से कीजिए। बाहर एक मजबूत आदिवासी पहचान का माहौल तो है, लेकिन साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तनाव और युवाओं में भारी निराशा भी है। असली दिक्कत तब होती है जब पार्टी की अंदरूनी कमजोरियां उसे बाहरी चुनौतियों का सामना करने से रोक देती हैं। कमजोर जमीनी नेटवर्क के कारण पार्टी वोटरों के असल मुद्दों तक असरदार तरीके से पहुंच ही नहीं पाई। तो ठीक है, हमने समस्या का विश्लेषण कर लिया। अब आते हैं समाधान पर। कांकेर के वोटरों के साथ फिर से एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए एक स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? इसे ही हम कह रहे हैं आगे का रास्ता। इसके लिए एक चतुर्मुख सिद्धांत का प्रस्ताव है। ये शासन और लोगों से जुड़ाव के लिए एक 4 आयामी रणनीति है। इसका मकसद सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा वापस जीतना और उसे लंबे समय तक बनाए रखना है। इस रणनीति के 4 स्तंभ हैं। पहला, चुनावी, आदिवासी वोटों को एकजुट करना और उनके बंटवारे को हर हाल में रोकना। दूसरा, संगठनिक, युवाओं और महिलाओं को सक्रिय रूप से जोड़कर जमीनी नेटवर्क को गहरा और मजबूत करना। तीसरा, नैरेटिव, यानी कहानी, गरिमा के साथ विकास की एक ऐसी कहानी बनाना जो लोगों के दिल से जुड़े। और चौथा, संसाधन, डिजिटल और जमीनी पहुंच के मिले जुले मॉडल के साथ बजट का सबसे सही इस्तेमाल करना। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। और ये पूरी की पूरी रणनीति जमीन पर मौजूद वोटरों की असली और गहरी शिकायतों को दूर करने पर आधारित होनी चाहिए। मुद्दे बिल्कुल साफ हैं: जमीन और जंगल के अधिकार, युवाओं की बेरोजगारी, बुनियादी ढांचे की कमी और महिलाओं का कल्याण। जब तक इन मूल समस्याओं को नहीं सुलझाया जाएगा, कोई भी राजनीतिक जुड़ाव सतही ही रहेगा। ये एक भरोसे का रिश्ता है। जैसा कि भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क भी कहता है, लोगों का डेटा और उनकी सहमति बहुत अहम है। उसी तरह राजनीति में भी लोगों का भरोसा और उनकी सहमति सबसे जरूरी है। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। डेटा ड्रिवन राजनीति और गहरे सामाजिक बंटवारे के इस दौर में क्या 16 वोटों का अंतर सिर्फ एक इत्तेफाक है, या ये हमारी राजनीति की नई हकीकत है? कांकेर की कहानी हमें एक बहुत साफ सबक सिखाती है। आज की राजनीति में जमीनी संगठन, स्थानीय मुद्दों पर गहरा जुड़ाव और हर एक वोटर का सम्मान ही सबसे ऊपर है, क्योंकि हर एक वोट मायने रखता है, हर एक आवाज की अपनी कीमत है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 420 41602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।